राधे राधे दोस्तों। यूं ही नहीं होती हैं हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और सबसे पहले तो सॉरी कि आपको ढंग से अगर क्लियर आवाज़ ना आए तो मेरा गला बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, हल्का हल्का फीवर भी है। और आज मैं आपके क्वेश्चंस लूँगी। बहुत सारे सवाल आ रहे थे, तो काफ़ी सारे सवालों के जवाब तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो नहीं दिए हैं या रिपीट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो इसलिए भी क्योंकि कुछ व्यूअर्स जो हैं जो नए हमसे जुड़े हैं, तो इसलिए आज सुबह दिन की शुरुआत 4:30 बजे हो गई थी। और सुबह मैं आज सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर कर रही हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी मेरी बुक लिस्ट, स्ट्रैटेजी, और जो भी आपके सवाल थे उनके आंसर्स दूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बुक लिस्ट की। तो अगर मैं बात करूं अपनी बुक लिस्ट की, तो मैंने पार्ट ए के लिए, और एक और बात, इम्पॉर्टेंट बात, कि ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही बुक्स लें। जो सोर्स आपका होगा वो लिमिटेड होना चाहिए। बहुत सारी किताबें हों और आप उसमें से कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ पाएँ, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मोस्टली स्टूडेंट यही करते हैं कि किताबें बहुत सारी होती हैं और ज़्यादा उसमें से अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो सोर्स लिमिटेड रखना है। जो भी आपका सोर्स हो, जितनी भी बुक्स हों, उनको बार बार रिविज़न करना है। यही मेरी मेन स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मोस्टली इनमें से हाउसवाइफ्स हैं जिनको टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता है, तो बहुत सारी किताबें इकट्ठे करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहली हमारी पार्ट ए, क्योंकि DSSB है उसमें पार्ट ए है और पार्ट बी है, और आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स को दे रहे होंगे तो उसमें पार्ट ए में सब कुछ आता है। जनरल अवेयरनेस में सब कुछ आता है, रीजनिंग वगैरह ये सब आता है, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। तो उसके लिए ये बुक मुझे ठीक लगी है। मतलब स्पेशली जनरल अवेयरनेस के लिए प्रतीक शिवालिक की बुक है, पार्ट ए की, DSSB। आप गूगल करेंगे प्रतीक शिवालिक DSSB पार्ट ए, तो आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। आप वहाँ से इसको ख़रीद सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को जनरल अवेयरनेस ठीक लगा। बाकी जो मैथ्स और रीजनिंग का जो पार्ट है, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर्स में कहीं कहीं मिस्टेक्स हैं, वो आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप टॉपिक करने के बाद 15 से 20 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादा मोटी बुक बन जाती नहीं। तो ये एक ओवरव्यू के लिए है। उसके बाद प्रैक्टिस आप चाहें तो कहीं और से कर सकते हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। एक ये भी क्वेश्चन बहुत आ रहा था कि आप DSSB के मॉक टेस्ट कहाँ से दे रही हैं। मैं जो DSSB के मॉक टेस्ट दे रही हूँ वो टेक्स्ट बुक से दे रही हूँ। इसमें मैंने एनुअल पैक ख़रीदा है, प्रो पैक 1 ईयर का, और 400 to 500 के बीच में है। आई थिंक 434 है इसकी प्राइस, वो मैंने लिया हुआ है। और वहाँ से मैं DSSB या किसी भी एग्ज़ाम्स के जो मॉक टेस्ट है वो दे देती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही हैं वहाँ से मैं दे देती हूँ उनको। तो ये हो गया। सबसे पहले पार्ट ए की बुक हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट बी। मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है। ये भी क्वेश्चन बहुत आ रहा था कि आपका सब्जेक्ट क्या है। मेरा TGT PGT मैथमेटिक्स के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रही हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से TGT PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो है कि आपको 9th to 12th की NCERT करनी है। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपका सिलेबस पूरा हो गया है क्या। देखिए, मैं पहले छोटा बेबी होने से पहले मैं पढ़ाती थी 9th to 12th को, तो 9th to 12th मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 9th to 12th का मेरा काफ़ी ठीक ठाक बेस है मैथ्स का, तो इसलिए वो मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है NCERT। और उसके अलावा ग्रेजुएशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो मैंने ऑनलाइन सर्च करके पढ़ लिए थे। AMRS के दौरान कंप्लीट नहीं पढ़े, थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं। तो अभी मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। जो मेरे छूट गए हैं टॉपिक्स वो मैं थोड़े दिनों बाद कर लूँगी। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता ही है कि ग्रुप थ्योरी में आपका इंटीग्रल डोमेन, ग्रुप, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही रियल एनालिसिस में भी कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर उससे टॉपिक इंपॉर्टेंट उठाने हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाहे आप TGT साइंस से हों, SST से हों। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो है कि आपको सबसे पहले टेक्स्ट बुक से या कहीं से भी कोई एक मॉक देना होगा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप DSSB के सर्च करिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको टेक्स्ट बुक से या कहीं से भी, जहाँ से भी अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेट में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप एक पैटर्न देखिए कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक दिन आप पूरा इसको दीजिए, चाहे आप TGT साइंस SST किसी भी चीज़ से हों,
और टॉपिक्स का नाम लिख लीजिए, फिर उनको प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद एक्स्ट्रा टॉपिक्स करना शुरू करिएगा। यही स्ट्रेटेजी है मेरी मेन कि 9 to 12 की एनसीईआरटी पहले आपको करनी है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसमें से आपको पैटर्न देखना है कि कौन से क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं, फिर उन टॉपिक को लिख के उनको प्रिपेयर करना है। तो यही मैथ्स की मेन स्ट्रेटेजी है मेरी। तो मैथ्स मेरा सब्जेक्ट जो है वो ठीक ठाक है, मुझे मेन तैयारी पार्ट ए की करनी है, इसलिए मैं अब रोज़ सुबह ग्रामर कर रही हूँ, पार्ट ए इंग्लिश की। मेरी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस वीक है, तो इंग्लिश का आज मैंने सुबह क्वेश्चन टैग पढ़ा था। ये जो मेरे नोट्स थे ये मैंने EMRS के दौरान बनाए हुए थे। थोड़ा सा बेनिफिट मुझे ये मिला है कि थोड़ा कुछ नोट्स मेरे EMRS के टाइम के बने हुए हैं, तो मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर मेरे को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होता तो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है और बच्चों के साथ नहीं पॉसिबल हो पाता है, इतना काम होता है। और उसके साथ हमारे ये तो हमारी हुई बुक की बात, और पार्ट बी जो मैथ्स है उसकी यूथ पब्लिकेशन की बुक है, 5000 प्लस इसमें क्वेश्चंस हैं, और पार्ट ए की मैंने आपको बता दी। उसके अलावा वोकैब की जो बुक है मेरे पास वो है ब्लैक बुक वोकैब की, मेरी इंग्लिश वोकैब की बुक है। उससे मैं वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडम्स एंड फ्रेजेस करती हूँ। फ़िलहाल मेरे पास यही 3 मेन बुक हैं। लूसेंट भी मेरे पास पहले की ही पड़ी हुई है, बहुत पहले की, अभी मैंने उसे नहीं खोला है, और कुछ मेरे नोट्स बने हुए हैं। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको परचम क्लासेस बताया था ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, तो उससे मैं करंट अफेयर्स जनवरी का मैंने कर लिया है, फ़िलहाल फरवरी का स्टार्ट करूँगी। तो ये तो थी मेरी बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी, और ये आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। और उसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस के आपको जवाब देती हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस तरीके से आ रहे थे कि मतलब कि हमारे साथ इन लॉज रहते हैं, हम कैसे मैनेज करें, या फिर मेरा छोटा बच्चा है हम कैसे मैनेज करें। देखिए, आपको मैनेज तो करना ही पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, कोई भी पूरे साल क्या आप पूरे दिन भर मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं, कहीं भी कोई भी छोटी सी भी परेशानी आपको आती है, आपको डिमोटिवेट कर देती है। ये होता ही है, ये एक इंसान की फितरत ही है। आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही होता है, सबके साथ ये होता है कि अगर हमारा पूरा दिन में हम जो सोचते हैं वैसा हुआ तो हम बहुत एंथुसियास्टिक हो जाएंगे, बहुत एनर्जी हमारे अंदर आ जाएगी। बट अगर वैसा नहीं हुआ, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो गया, तो फिर हम बिल्कुल लो डाउन हो जाएंगे। ये नहीं सोचते कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप कभी भी डीमोटिवेट होते हैं ना, तो आपको क्या करना है, मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचती हूँ जो मेरे से भी बुरी परिस्थिति में रह रहे हैं। आप ये बोलते हैं कि मेरे पास इन लॉज है, मेरे को 2 घंटे से ज़्यादा नहीं मिल पाते, बच्चा छोटा है, ये है वो है, ठीक है। आपको भी पता है कि काफ़ी सारे हमारे पुराने लीडर्स और काफ़ी सारे लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने एक नीचे लैंप में बैठ के, स्ट्रीट लैंप में बैठ के पढ़ाई की। उनकी स्थिति सोचिए कि कैसी स्थिति रही होगी। मतलब काफ़ी सारे ऐसे पुअर लोग हैं जो झोपड़पट्टी में बैठ के रात भर चिमनी में बैठ के लोगों ने पढ़ा है। तो जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं ना, तो ऐसे लोगों के बारे में आप सोचिए जो आपसे नीचे लेवल में हैं, और आप लिखना शुरू कीजिए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं है लेकिन आपके पास हैं। तो आपके पास, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप फ़ोन से वीडियोस देख रहे हैं मेरी, तो आपके पास एटलीस्ट इतनी फैसिलिटी तो भगवान ने दी है कि आप घर में 1 घंटा 2 घंटा जितने भी आप निकाल पा रहे हैं, ढंग से बैठ के पढ़ पा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं और उनके पास इतनी सी भी सुविधाएं नहीं हैं। तो उन लोगों को आप ध्यान कीजिए। जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ, मैं उन्हीं के बारे में सोचती हूँ। मैं रास्ते में देखती हूँ कुछ ऐसे लोग होते हैं, इस सर्दी में लोग जो भीख मांग रहे हैं, सोचिए उनके पास ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं हैं। उनकी सिचुएशन देखिए, वो फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना। ज़रूरी नहीं है सबकी स्ट्रगल गवर्नमेंट जॉब अचीव करने की हो, सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल है। जो रास्ते में भीख मांग रहे हैं उनकी स्ट्रगल है कि आज हमें रात का खाना नसीब होगा भी या नहीं होगा। हर इंसान अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो नीचे कितने भी नीचे से नीचे पद में हो या ऊपर से ऊपर पद में हो। चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो, वो और आगे बढ़ने की स्ट्रगल कर रहे हैं, और फिर चाहे वो बिल्कुल रोड छाप लोग हों, वो भी अपने लिए जीवन व्यापन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें 2 वक्त का खाना नसीब हो जाए। तो इसलिए कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। ज़िंदगी हर किसी को मौका देती है, और हमको भी ये 2024 में मौका मिला है, इसको बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं, आप अपने आप से सिर्फ़ और सिर्फ ये कहेंगे कि इस बार मैं 100% कर लूँगी।
कभी भी अपने मन में ना तो आना ही नहीं चाहिए, भूल के भी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं नहीं कर पाऊँगी। सबसे पहले आपका जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप अपने वीक पॉइंट्स को पहचान के उनके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। मेरा सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग में वीक है, तो आज मैं रात में बैठ के सिटिंग अरेंजमेंट कर रही थी। मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, मेरे हस्बैंड की, चारों की, हमारी बच्चों की, हमारी तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसलिए कल मैंने वीडियो भी नहीं डाली थी और आज भी मेरा मूड नहीं था, लेकिन फिर इन्होंने कहा डाल ले, कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ बच्चों को, तो इसलिए फिर मैं डाल रही हूँ। अदरवाइज़ तबीयत काफ़ी ख़राब है, आजकल ना पढ़ाई हो रही है, बच्चे भी रोते रहते हैं, उन्हीं को देखती हूँ सिर्फ। तो ये सिचुएशंस आएंगी, अप एंड डाउन, लाइफ का हिस्सा है, इनसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और भी आपके सवाल हैं कि मैंने आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं, फिर भी अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस रह जाते हैं जो मैंने जवाब नहीं दिए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उनके भी आपको जवाब दे दूँगी। और बुक्स से रिलेटेड भी मैंने आपको जवाब दे दिया है। एक क्वेश्चन था कि दीदी आप मेड क्यों नहीं लगा लेती जब तक आप प्रिपरेशन कर रही हैं। थैंक यू डियर, आपने इतना कंसर्न दिखाया है, लेकिन हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है और हर किसी के घर का माहौल एक जैसा नहीं होता है। स्टैंड लेने की बात नहीं है, और ऊपर से मेड का भी कोई टाइमिंग नहीं होता है, यहाँ पे मेड जल्दी आती भी नहीं है, और मेरे बच्चे उठ जाते हैं तो मुझे थोड़ा साफ़ चाहिए होता है घर। मेरी हैबिट है कि मैं सुबह सुबह उठ के पूजा पाठ करने के बाद ही कोई भी काम करती हूँ, खाना पीना जो भी है मैं पूजा पाठ करने के बाद ही खाती हूँ। तो अगर मेड का मैं वेट करती रहूँगी, फिर मेरी ये भी हैबिट है कि रात के बर्तन मैं जूठे नहीं छोड़ती हूँ, तो फिर वो सब चीज़ें मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं सोचती हूँ मैं खुद ही स्ट्रगल कर लूँ। अगर कभी नहीं हो पाएगा, बहुत ही सिचुएशन ख़राब होगी तो बात की बात है, अदरवाइज़ मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं कर पाऊँ। आई होप आपको सबको जवाब मिल गए होंगे, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।